तो नेक्स्ट आपका टॉपिक कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या चीज़ है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। अच्छा, अब अगर ये बात है तो फ़ौरन से आपके जहन में कोई ना कोई एग्जांपल आनी चाहिए। तो फ़ौरन से बच्चों के जहन में एग्जांपल आ जाती है, लेट से वो एक सेल जो आप अक्सर टॉयज़ वगैरह में या वॉल क्लॉक में यूज़ करते हैं, तो वो बच्चों कैपेसिटर नहीं है, दैट इज़ बैटरी। वो कैपेसिटर नहीं है, दैट इज़ बैटरी। अब फ़र्क क्या है बैटरी में और कैपेसिटर में? कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ चार्ज को स्टोर करता है, जबकि बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर नहीं होता, बल्कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में चार्जेस मूव करते हैं और वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड करंट। ठीक हो गया? आई रिपीट कि बैटरी कैपेसिटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से चार्जेस मूव करते हैं, जबकि कैपेसिटर के अंदर चार्जेस स्टोर होते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें हम चार्ज स्टोर करते हैं? तो आपके मोबाइल फ़ोन की, सेल फ़ोन की जो बैटरी जिसको आप कहते हैं ना, वो बैटरी नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर वो क्यों है? तो कैपेसिटर इसलिए कि कैपेसिटर की जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन के अंदर दो मेटालिक प्लेट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी 3 डायमेंशनल डायग्राम उसी तरह बनाई जाए जिस तरह बुक पे बनी हुई है। तो ये इसके अंदर 3 डायमेंशनल आपने जब ड्रॉ करनी है तो बड़ी ध्यान से और एहतियात से, ताकि ऐसा फील आए कि वाकई प्लेट ड्रॉ की हुई है आपने। ठीक है, एक यहाँ पर यूँ है प्लेट, मेटालिक प्लेट, और एक दूसरी मेटालिक प्लेट भी है। वो जो मेटालिक प्लेट है, इट इज़ जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ से ऐसे और यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन यूँ ड्रॉ कर देनी, दैट इज़ इन फैक्ट द वन प्लेट। ये उनमें से एक प्लेट है। इसी के पैरेलल, इसके बिल्कुल साथ यूँ कह लें कि ये आपके सामने यूँ सिचुएशन है, दो प्लेट्स हैं आमने सामने। दूसरी जब आप यहाँ पर प्लेट ड्रॉ करेंगे तो दूसरी प्लेट मैं इसके साथ यहाँ पर यूँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जब ये दूसरी प्लेट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला हिस्सा हमें नज़र आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इस प्लेट के पीछे छुप जाएगा। दोनों प्लेट्स पैरेलल बनी हुई है ना, तो दोनों प्लेट्स जब पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो दूसरी एक प्लेट पहली प्लेट के पीछे छुप जाएगी। ये मतलब हम आपको उसका साइड जो व्यू है ना, वो हम आपको शो कर रहे हैं। इट विल बी जस्ट लाइक दिस। ये साइड व्यू आपको कुछ यूँ नज़र आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में आप प्लेट्स को यूँ एंगल पे देख रहे हैं, ये एक प्लेट, ये दूसरी, आप यूँ एंगल पे देख रहे हैं तो आपको सिर्फ फ्रंट वाली का हिस्सा नज़र आ रहा है, ये ब्लैक में, दूसरी वाली उसके पीछे छुप गई है। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में ये जो स्पेसिंग है ना, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस डी, कि दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई ना कोई डिस्टेंस हो। तो सबसे पहले जी कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन आ गई। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर पहली चीज़ आप इसमें क्या लिख रहे हैं जी? पहली चीज़ हम इसमें लिख रहे हैं 2 मेटालिक प्लेट्स। पहली चीज़ इसमें जी 2 मेटालिक प्लेट्स। नेक्स्ट, इन दोनों मेटालिक प्लेट्स के दरमियान में हम कोई भी इंसुलेटर मीडियम यूज़ करते हैं। तो दूसरी चीज़ जो आ गई वो क्या चीज़ है? एन इंसुलेटर मीडियम। और उस इंसुलेटर मीडियम को हम नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है? इट इज़ द इंसुलेटर मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द 2 मेटालिक प्लेट। इंसुलेटर मटेरियल है कोई भी। अब इस चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो उसके लिए मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूं। सपोज हमारे पास एक मेटालिक प्लेट, ये हमारे पास दूसरी मेटालिक प्लेट। अब इन दोनों के दरमियान में कोई भी आपने मीडियम प्लेस करना है, कोई भी इंसुलेटर मीडियम प्लेस करना है। तो इसमें हम इंसुलेटर मीडियम, लेट से मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कह देता हूँ जी, आप इसमें पेपर जो है ना वो रख रहे हैं। तो यहाँ पर इंसुलेटर मीडियम क्या हो गया? पेपर। पेपर में से करंट पास नहीं करता, और ये जो बीच में आपने पेपर प्लेस किया, इस पेपर को हम नाम देते हैं, दैट इज़ डाइइलेक्ट्रिक। ये दो मेटालिक प्लेट्स और इन दोनों के दरमियान में डाइइलेक्ट्रिक। अब in order to store the charge on the capacitor, you have to connect each plate with the terminal of the battery. One plate will be connected with the positive terminal
while other one will be connected with the negative terminal of the battery। कि एक प्लेट को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है जबकि दूसरी प्लेट को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। अब जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे देन इट विल स्टार्ट स्टोरिंग चार्ज। तो इस प्लेट इस सेटअप ने चार्ज को स्टोर करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इसमें ये चीज़ आ जाती है कि कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर कर रहा है तो चार्ज स्टोर करने की उसकी एबिलिटी वगैरह कितनी है कि एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करता है, तो उस एबिलिटी को हम नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर फिर बच्चे गलती करते हैं, वो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को मिक्स कर जाते हैं। अगर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर डिवाइस है दैट जो चार्ज को स्टोर करता है, जबकि कैपेसिटेंस क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर करता है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, मैक्सिमम जो चार्ज वो स्टोर कर सकता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब हमने अगर ये कह दें कि हमने इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ जिस बैटरी के साथ कनेक्ट किया उस बैटरी का टोटल पोटेंशियल है V, मतलब हम यूँ कर लेते हैं इस कैपेसिटर को हमने बैटरी के टर्मिनल्स के साथ ज्वाइन कर दिया। यहाँ कहीं पर आपने बीच में रख रखी है जी बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। होगा क्या, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर दूसरे एंड पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर हम लिख लेते हैं Q नेगेटिव, इस साइड पर हम लिख लेते हैं जी इधर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव। ये चार्ज क्यों आ रहा, क्योंकि आपने बैटरी के साथ ज्वाइन किया। अब जैसे जैसे इन प्लेट्स पे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। एज सुन एज द चार्ज विल बी ट्रांसफर टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्लेट्स। तो शुरू पर जब चार्ज ज़ीरो था पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो, चार्ज बढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, चार्ज मज़ीद बढ़ाया पोटेंशियल डिफरेंस मज़ीद बढ़ गया। इस बात का एक सिंपल सा ही मतलब है चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, कि जितना ज़्यादा चार्ज इन प्लेट्स पर स्टोर होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं देयर विल बी अ साइन ऑफ इक्वालिटी एंड देयर विल बी अ कांस्टेंट एज वेल। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को हमने ख़त्म कर दिया और कांस्टेंट के तौर पर हमने यहाँ पर एक नया फैक्टर C इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस C इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इन द केस ऑफ कैपेसिटर इट इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। ये C यहाँ पर क्या चीज़ है, दैट इज़ कैपेसिटेंस। और अगर मैं C के लिए फॉर्मूला लिखूँ तो C के लिए फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू Q ओवर V। Capacitance is equal to Q charge over potential difference between these two plates. Next चीज, चार्ज का यूनिट रिप्लेस करें। चार्ज का यूनिट है कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट यहाँ पर क्या पुट होगा, वोल्ट। तो यूनिट क्या होगा, कूलम पर वोल्ट। अच्छा, अब ये C को और इस C को मिक्स नहीं करना, ये चार्ज का यूनिट है कूलम। हाँ जी, यूनिट लिख रहे हैं, इसी वजह से मैंने कूलम का C स्मॉल लिखा। साइंटिस्ट नेम लिखता तो C को मैंने कैपिटल लिखना था। V स्टैंड्स फॉर वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज उसका यूनिट। अब C वोल्ट पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, वोल्ट को ऊपर आपने शिफ्ट कर दिया। ये है जी SI यूनिट, क्लियर कट बुक में लिखा है SI यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट। लेकिन हम साइंटिस्ट नेम पर भी थोड़ा सा इत्तेफाक करते हैं और कूलम पर वोल्ट को हम नाम देते हैं फैरेड का, कूलम पर वोल्ट को फैरेड का। और जब फैरेड आप कंप्लीट लिख रहे हो तो आप इसको F स्मॉल लिखेंगे। साइंटिस्ट नेम बेस्ड यूनिट जो होता है वो हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। हाँ, जब आप इसका सिंबल लिखेंगे फैरेड का तो उसको आपने कैपिटल लिखना है F। ये होगी एक बात।
नेक्स्ट आपने जब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन व्हाट इज कैपेसिटेंस, सबसे पहले उसको डिफाइन करें। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। फिर उसके बाद उसका सिंबल क्या है जी, C। सिंबल के बाद उसका फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q/V। फिर यूनिट कूलम पर वोल्ट और साथ मेंशन करें इट इज ऐसा यूनिट, जबकि ये साइंटिस्ट नेम बेस्ड जो यूनिट है दैट इज फैरेड। लास्ट चीज, अब आपने इस फैरेड को डिफाइन करना है, व्हाट इज दिस फैरेड। तो नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं जी व्हाट इज फैरेड। मैंने आपको पहले बताया कि फैरेड को या किसी भी यूनिट को डिफाइन अब आपने करना हो तो डिफाइन करने के लिए हम हमेशा हर वैल्यू को 1 पुट करते हैं। अगर मैं फैरेड की बात करूं दैट इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, तो आप इसको यूं लिख लें F इज इक्वल टू C/V। F इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। ये C यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं है, आई रिपीट, ये गलती नहीं करनी, ये कूलम चार्ज का यूनिट है, C कूलम, V वोल्ट। अब हर चीज को 1 पुट करें, 1 फैरेड, 1 कूलम चार्ज, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, अगर 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, तब कैपेसिटेंस कितनी होगी, दैट विल बी 1 फैरेड। If the charge of 1 coulomb produces a potential difference of 1 volt between the 2 plates of the capacitor, then capacitance will be equal to 1 farad. तो अगर आप कंप्लीट फार्मूला और यूनिट्स की फॉर्म में लिख लें तो आपके लिए यूनिट्स डिफाइन करना बड़े आसान हो जाते हैं। देखें बड़ा क्लियर है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज creates a potential difference of 1 volt between the 2 plates of the capacitor, then capacitance will be equal to 1 farad. नेक्स्ट यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस, जब मतलब हम चार्ज कैसे इनको चार्ज करते हैं। सवाल ये पूछा जाता है, जैसे हमने शुरू पर बताया, पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो याद रखिएगा एटम का सेंट्रल जो पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ सॉलिड्स वाइब्रेट करता है। तो आपने ये बात पढ़ रखी है कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेटरी मोशन होती है, और जो फ्री मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की है, दैट इज ओनली ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कि फ्री मूवमेंट तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। मेटल्स के केस में वो हर जगह पर इजीली मूव कर लेता है। तो इसका मतलब हम पॉजिटिव चार्ज को मूव नहीं करवा सकते, सिर्फ मूव कौन करता है, नेगेटिव मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये बात याद रखिएगा, चाहे कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है चाहे कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब यही है कि मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की हुई है। अब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं, आप उसको यूँ डिफाइन करते हैं, बॉडी हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज इफ़ इट हैज़ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। On the other hand, if a body is negatively charged, it means that it has some excess of electrons. कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाए then it has पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल आपके लिए कुछ यूँ है, मैं फिर ये एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ, ये पहले भी हम एक दफ़ा कर चुके हैं। अगर इस बॉडी के ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज है और मैं इसको ग्राउंड से अटैच कर दूँ थ्रू अ वायर, ये हमने इसको ग्राउंड कर दिया। अब इस सिचुएशन के अंदर हमें ये बताया जाता है कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो न्यूट्रलाइज होने के लिए पॉजिटिव नीचे मूव करेगा, नो। इस प्लेट के पास, इस सरफेस के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। असल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ग्राउंड से मूव करेंगे इस प्लेट के ऊपर और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। बैटरी जब आप कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर्स के साथ तो क्या इफेक्ट होता है, तो जब आप लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सपोज यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस प्लेट पर आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? जबकि दूसरे एंड पे जो आपने दूसरी प्लेट लगा रखी है, इस प्लेट को आपने ज्वाइन किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और यहां पर जो मूवमेंट होगी
यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह होगी, यहाँ पर पॉजिटिव, ये पोर्शन ऑलरेडी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट पर से अट्रैक्ट कर लेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब रिमूव होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कुछ यूँ होगी और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज दिस प्लेट इज इनिशियली न्यूट्रल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यूट्रल? न्यूट्रल को हम यूँ डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो उसमें से आपने नेगेटिव को तो रिमूव करवा के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचा दिया, इसका मतलब इस प्लेट के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी एंड व्हेनेवर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मींस दैट अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैसे मुमकिन है जी कि जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो उतने यहाँ से पॉजिटिव रिमूव होंगे? ऑब्वियसली ये पॉसिबल है क्योंकि हमने जो बैटरी अटैच की उसमें भी तो आपने एक इक्विलिब्रियम उसने भी तो अटेन करना है, तो जितना वो नेगेटिव इस प्लेट पर ट्रांसफ़र करेगी उतना ही वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा। और ये बात जहन में रखिएगा, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इनके दरमियान में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। मतलब यूं नहीं हो सकता कि चार यूं पूरे सर्किट में से होके यहाँ तक आ जाए। अगर ये चार यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, इट इज़ कॉल्ड द लीकिंग ऑफ द चार्ज। तो इसका मतलब इसने किसी किस्म का कोई चार्ज स्टोर नहीं करना, वो सर्किट स्टैब्लिश हो जाएगा, यूं यहाँ से चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे, सिंपल इज़ दैट, और वो एक करंट की सिचुएशन बन जाएगी। तो कोई कनेक्शन नहीं होता बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए तो चार्ज लीक होना शुरू हो जाता है, वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती हैं, तो चार्ज स्टोर नहीं होगा। वो जो हमने डाई मीडियम रखा था ना, यहाँ पर उसकी सिग्निफिकेंस आपको समझ आती है। डाई मीडियम का काम ही यही है कि वो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि लीकिंग ऑफ चार्ज पॉसिबल ना हो, क्योंकि अगर लीकिंग ऑफ चार्ज हो गई तो मतलब चार्ज स्टोर नहीं हुआ। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सके वो प्लेस करते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल दी ना शुरू पे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पर पेपर को यूज़ कर रहे हैं, तो हम इतने सादे तरीके से भी पेपर को इस्तेमाल नहीं करते। क्या किया जाता है, पहले एक पेपर की शीट, उस पेपर की शीट के ऊपर एक और प्लास्टिक पेपर शीट रखी जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ इस तरह है। आप कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक पेपर शीट है, इस पेपर शीट को रखने के बाद अब इसके ऊपर एक और शीट हम रखेंगे, वो है जी प्लास्टिक शीट। अब पेपर भी इंसुलेटर, प्लास्टिक भी इंसुलेटर। अब जब आपने इन दो को अटैच कर दिया तो ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर हो गया। तो ये एक दूसरी प्लेट आ गई, सपोज इस दूसरी प्लेट को आपने इसके ऊपर यूं रख दिया, ये दो प्लेट्स आपके पास, इन दोनों को एक पेपर और उसके ऊपर आपने रख दिया प्लास्टिक। अब मज़ीद अच्छा डाइलेक्ट्रिक बनाने के लिए हम इसको रोल कर देते हैं। अब जितनी ज़्यादा लेयर्स उतना अच्छा डाइलेक्ट्रिक। रोल करने के बाद इसको जितना टाइटली आप पैक कर सकें आप कर सकते हैं, फिर भी इसके अंदर ना एयर स्पेसेस रह जाती हैं, चार्ज की लीकिंग का भी खतरा है। तो आप क्या करें, इसके अंदर ऑयल इसके ऊपर लगा दिया जाता है। अब ऑयल की जो फिलिंग करते हैं तो ऑयल भी इंसुलेटर है, ऑयल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, चार्जेस लीक आउट नहीं कर सकते, तो उसको इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में रख दिया जाता है। हमारे जो सेलफोन की बैटरीज हैं वो असल में इसी चीज़ के साथ बनाई गई हैं कि दो प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ होगा उतने बेहतर रिजल्ट्स और उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। यहाँ तक हमने ये बात सीखी कि कैपेसिटेंस दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, द अमाउंट ऑफ द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात हमें कब पता चलेगी कि अगर हमने एक कैपेसिटर बनाया, फिर उस पर चार्ज स्टोर करवाएं, फिर हमें जाकर पता चलेगा जी ये कैपेसिटर इतना चार्ज स्टोर करता है। अगर हम कोई और तरीक़ेकार इस्तेमाल करें, मतलब हम मैथमेटिकली एक ऐसा तरीका निकालें कि हमें कैपेसिटर जब डिज़ाइन करें तो हमें पता हो कि इसने इतना चार्ज स्टोर करना है। मतलब कोई ऐसा फिजिकल पैरामीटर हो कि बजाय इसके कि आप चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालें, हम उसको सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो है ही इसी चीज़ पे कि अगर हमारे पास
फिज़िकल पैरामीटर से हमने मेजरमेंट करनी हो, मतलब उसके एरिया कह लें, उसकी शेप कह लें, दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन कह लें, तो उन पैरामीटर से हम किस तरह से कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हिस्से में हम ये देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द कैपेसिटेंस विदाउट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। तो उसके लिए फिर वही सारी की सारी बात, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के ऊपर को अटैच किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ, इस पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। अब जब चार्ज स्टोर होना शुरू होगा तो इसमें कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला होगा, तो आप उसके लिए यूँ कह सकते हैं, द कैपेसिटेंस हैज़ अ फार्मूला C इज इक्वल टू Q/V। कैपेसिटेंस के लिए बेसिक फार्मूला क्या है जी, C इज इक्वल टू Q/V। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसमें ऐसे के पैरामीटर्स यूज़ करने हैं ताकि हम इसका जो कैपेसिटेंस है वो फाइंड कर लें फिजिकल पैरामीटर से। सबसे पहली चीज़, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन नंबर 3 और 2 दोनों के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। वी नेम्ड इट एज चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी। तो आपकी बेसिक इक्वेशन C इज इक्वल टू Q/V। उसके बाद नेक्स्ट, एज वी नो, अच्छा बुक पे ये प्रूफ तरतीब से नहीं है, बिल्कुल रैंडम तरीके से उसने प्रूफ किया हुआ, तो समझ नहीं आता। मैं एक एक स्टेप को बाकायदा एक्सप्लेन करके और तरतीब से करूँगा ताकि आपको इशू ना हो। एज वी नो C इज इक्वल टू Q/V, एज वी नो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, दैट इज चार्ज डेंसिटी। आपने ये बीच में सारा एक्सप्लेन करना है फिर। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। आपने किया क्या, A को सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को नाम दें इक्वेशन नंबर 1 और नीचे लिखें बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करें देन हमारे लिए C का फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू सिग्मा A/V। C इज इक्वल टू सिग्मा A/V। आपने इस Q सिग्मा A को यहाँ पुट किया तो C इज इक्वल टू सिग्मा A/V। नेक्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और इसको यहाँ पर छोड़ दें। नेक्स्ट, फिर एक पुराना कॉन्सेप्ट, और वो पुराना कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। वहाँ पर हमने ये सीखा था, अगर हम सिर्फ वैल्यू की बात करें तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को छोड़ दें कि मूवमेंट किस तरफ है, तो E इज इक्वल टू V/D हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू V/D। असल इस फार्मूला ये यूँ था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V/R। असल में यहाँ पर हम एक चार्ज को मूव करवा रहे थे तो हम उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे। तो वहाँ पर जब हमने किया था तो हमने ये कहा था कि चार्ज चूँकि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव साइन है। हमें इस वक्त वो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग की सिचुएशन तो है ही नहीं, हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू के मुताबिक E इज इक्वल टू V/D, E इज इक्वल टू V/D। मैंने इस V को रिप्लेस करना है। अगर मैं इस V को स्किप करवाऊँ तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से V विल बी इक्वल टू E इंटू D। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पर हम नीट में करते हैं। एज वी नो E इज इक्वल टू V/D, और यहाँ पर आपने साथ मेंशन करना है, एक्सप्लेन करें पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, बाय रीअरेंजिंग V विल बी इक्वल टू E इंटू D। अब इस V इंटू को यहाँ पर पुट कर दें। अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें तो आप यहाँ पर लिखें बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो यही इक्वेशन नंबर 2 हमारे लिए कुछ यूँ होगी, C इज इक्वल टू सिग्मा A/E इंटू D, E इंटू D।
यहाँ तक आप लोगों को क्लियर? फिर देख लें, आपने स्टार्ट किया C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, क्यू चार्ज डेंसिटी से आपने क्यू को सिग्मा ए पुट किया, C इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर वी, V आपने पुट कर दिया V इज इक्वल टू ई डी, तो सिग्मा ए ओवर ई डी। नेक्स्ट चीज़, यहाँ तक आप ये ज़हन में रखें कि हमने चार्ज प्लेट्स के दरमियान में जो अभी मीडियम है वो फ्री स्पेस है, अभी हम किसी मीडियम की बात नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीडियम है ना, इसको मैं अभी वक्ती रेस कर रहा हूँ। इस बात का मतलब ये है कि अभी प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, देयर इज़ ओनली फ्री स्पेस। तो परेशान नहीं होना, फ्री स्पेस भी चार्जेस को इतनी आसानी से मूव नहीं करने देगी। चार्ज खाली जगह से खुद ब खुद तो मूव नहीं कर सकता, हाँ उसकी टेंडेंसी एज़ कंपेयर टू द मीडियम वो बढ़ जाएगी। अगर मीडियम होता तो चार्ज के पास मूव करने की टेंडेंसी कम होती, लेकिन अब मीडियम चूँकि नहीं है तो चार्ज के पास लीकिंग के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ से कुछ प्रूव करना, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर कोई मीडियम यूज़ नहीं कर रहे, तो आप इसको यूँ लिखें, C वैक्यूम, as there is no medium, so you must write it as C vacuum is equal to sigma A over E into D. Next, इस E को भी हम इतनी आसानी से, ये फिजिकल पैरामीटर में तो नहीं आ रहा है इन अ सेंस, फिजिकल पैरामीटर मतलब मैयर तो हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिकल के केस में आता है। हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसी वैल्यूज़ को पिक करना है, ऐसी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रखनी है कि विदाउट पुटिंग एनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम कैपेसिटेंस फाइंड कर लें। तो मैं इस E को भी रिप्लेस कर दूंगा। E कहाँ से रिप्लेस होगा? अकॉर्डिंग टू गॉस थर्ड एप्लीकेशन। यहाँ पर वीडियो को रोकें और गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन जाके बुक पे देखें। गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में हमने ये देखा था, अकॉर्डिंग टू थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ऑफ गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में आपने जो बात सीखी थी, आपने वहाँ पर कहा था लास्ट बिल्कुल फॉर्मूला अगर देखें तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। आर कैप डायरेक्शन के लिए था, एज E इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हम E को सिर्फ मैग्नीट्यूड की हद तक बात कर रहे हैं, तो मैं ये ना आर कैप लिख रहा हूँ ना इसके ऊपर एरो लगा रहा हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन का लास्ट रिजल्ट है। और फिर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि यही क्यों पुट किया, दूसरी क्यों नहीं पुट कर ली। तो अगर थर्ड एप्लीकेशन आप देखें तो थर्ड एप्लीकेशन गॉस लॉ की टू चार्ज प्लेट्स के दरमियान में ही है। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर नेगेटिव है, और वो जो दो चार्ज प्लेट्स हैं उनको हम क्या नाम अब दे रहे हैं, उन्हीं को हम कैपेसिटर का नाम दे रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर गॉस की थर्ड एप्लीकेशन का सहारा लिया। E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 तक हो गया था, इसको नाम देते हैं जी इक्वेशन नंबर 3, और आगे लिखें, मेंशन करें बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। और अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में E की वैल्यू को पुट करें, देन C वैक्यूम इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर, और यहाँ पर ध्यान से थर्ड डिनोमिनेटर बनेगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। D तो यहाँ पर है ना, इसको तो एज इट इज़ लिखें, और E की जगह आपने पुट करना है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। थर्ड डिनोमिनेटर हमेशा फर्स्ट पे। ये कैसे जाता है उसके लिए भी देख लें, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें मसला रहता है। असल में ये यूँ लिखी हुई है बात, 2/5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओवर 7। अब ये 7 यहाँ से सबसे ऊपर कैसे चला जाता है, तो उसके पीछे रूल ये है, ये असल में लिखा गया है 2/5 डिवाइडेड बाय 7। 2/5 के ऊपर हम डिवाइड किस चीज़ को कर रहे हैं, 7 को। अब सॉरी 2/5 डिवाइड बाय 1/7। तो जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो वो थर्ड डिनोमिनेटर किस में आ जाता है, सबसे शुरू में आ जाता है, ठीक है। 2/5 डिवाइडेड बाय
1/7, और जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में आप चेंज करेंगे तो 7 किधर आ जाएगा, सबसे ऊपर, और जब 7 सबसे ऊपर आएगा तो आप इसको यूँ लिख लेंगे 2 × 7/5। ठीक हो गया। ठीक, ये असल में यूँ भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि 2 / 5/7। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें 2 × 7/5, तो 7 किधर चला गया, थर्ड डिनोमिनेटर में। ठीक है, वो पहले थोड़ा सा फंबल हुआ। अब देख लें दोबारा, 2 / 5/7, डिवीजन किस में चेंज की, मल्टीप्लिकेशन, तो 7/5, 7 सबसे ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये इसके पीछे रूल है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम शिफ्ट कर रहे हैं सबसे ऊपर, देन फॉर्मूला विल बी C vacuum is equal to sigma A epsilon naught over sigma into D। यहाँ पर sigma sigma से cancel, then C vacuum will be equal to, the formula for the C vacuum is equal to A epsilon naught over D। अब ये क्या चीज़ है, ए क्या चीज़ है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर। एरिया किस तरह निकालेंगे, विड्थ, ब्रेथ जिसे आप कहते हैं, और ये आपके पास लेंथ। रेक्टेंगुलर शेप, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया निकाल लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पर जो एरिया पुट होता है ना बच्चों, वो कैपेसिटर के दरमियानी एरिया नहीं है असल में। आई एम सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर जो आपने एरिया पुट करना है, आपने प्लेट का एरिया पुट करना होता है। और प्लेट का भी कौन सा एरिया, प्लेट्स का वो एरिया जो आमने सामने है। मतलब यूँ है ना, दोनों प्लेट्स, आप इन दोनों प्लेट्स को बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से एक प्लेट को ऊपर और एक को नीचे मूव करवा दें। अब जब इनको आप ऊपर नीचे मूव करवाएंगे तो आमने सामने का एरिया रिड्यूस हो जाएगा, अब यहाँ तक रह जाएगा। आप इसी एरिया को मेजर करेंगे और ये लिखेंगे द कॉमन एरिया, या आप यूँ कह लें द फेसिंग एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स, द म्यूचुअल शेयर्ड जो आप आपस में एरिया है, दोनों का जो आमने सामने वाला एरिया है, आपने वो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इसमें D, और D क्या चीज़ है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन, उसको आपने यहाँ पर पुट करना है। एरिया क्या चीज़ है, एरिया ऑफ द प्लेट्स विच इज़ इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और D यहाँ पर द डिफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमने यहाँ पर मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं था किया। व्हाट इफ़ वी इंट्रोड्यूस अ मीडियम, अगर हम यहाँ पर मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें तब सिचुएशन क्या होगी, तब सिचुएशन ये होगी कि आपका यही फॉर्मूला यूँ लिखा जाएगा कुछ, इफ़ देयर इज़ अ मीडियम, इफ़ देयर इज़ अ मीडियम। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर अगर तो प्लेट्स के दरमियान में हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, इफ़ वी प्लेस अ मीडियम बिटवीन दीज प्लेट्स, देन, तो इफ़ वी प्लेस अ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, अगर प्लेट्स के दरमियान में मीडियम हम रख दें तो क्या होगा, आपको एक और फैक्टर एप्सिलॉन आर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने कूलम्स लॉ में लगाया था कि जब चार्जेस के दरमियान में आप कोई और मीडियम रखते हैं तो उसकी वजह से उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, वो वीक हो जाता है, रहता तो है लेकिन वीक हो जाता है। सेम इसी तरह जब आप यहाँ पर कोई मीडियम लगाएंगे तो यही फार्मूला जो सी वैक्यूम के लिए आपने लिखा है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, ठीक है। तो वो थोड़ी सी उसमें एडिशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो मीडियम अगर हो तब हमारा फार्मूला यूँ लिखा जाएगा, सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो ये आपने फॉर्मूला लिख लिया मीडियम के लिए। अब यहाँ पर एक बात जो हमारे समझ आती है, यहाँ पर हमें ये बात समझ आती है कि जब आपने एप्सिलॉन आर को बीच में प्लेस किया, आपने इस साइड पर न्यूमिनेटर बढ़ा दिया। अब जब न्यूमिनेटर बढ़ेगा, अंडरस्टूड है सी मीडियम भी उसी तरह इंक्रीज कर जाएगा। अगर एप्सिलॉन आर की अगर आप वैल्यूज़ देखें तो ये वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। अगर 1 से वैल्यू ग्रेटर है, इसका क्लियर कट मतलब यही है कि सी मीडियम की वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। मतलब मीडियम के प्लेस करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। और टॉपिक के वेरी स्टार्ट ऑफ द टॉपिक आई टोल्ड यू
क्लियरली कि जब भी वो मीडियम प्लेट्स के दरमियान में पड़ा हो देयर इज अ बेटर चांस टू स्टोर मोर चार्ज। तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है कि जितना अच्छा मीडियम उतना ही ज़्यादा सी की वैल्यू। मज़ीद इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे पोलराइजेशन के टॉपिक में कि कैसे मीडियम का एप्सिलॉन आर को इंट्रोड्यूस करने से, को मीडियम इंट्रोड्यूस करने से यहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो हम यूँ लिख सकते हैं, अगर हमने वैल्यू निकालनी हो इस एप्सिलॉन आर की, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन ए, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं लेट्स दिस इक्वेशन इज़ बी। वो इक्वेशन ए है तो इसको हम नाम कोई दे देते हैं जी, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है बी। अब अगर इक्वेशन बी और ए को आपस में डिवाइड करें, मतलब बी को न्यूमिनेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में वैक्यूम रखना है, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर बी बाय इक्वेशन नंबर ए, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर बी बाय ए, इक्वेशन नंबर बी पर ए को डिवाइड करें तो आप यूं लिख सकते हैं सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम इज इक्वल टू। अब यहाँ पर सी मीडियम की वैल्यू पुट करें, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी ओवर सी वैक्यूम की वैल्यू लिखें तो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। सारे पैरामीटर्स कैंसिल हो गए, ए से कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, डी कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम एज इट इज सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, देयर विल ओनली बी द एप्सिलॉन आर। यहाँ से डिफाइन करें व्हाट इज दिस एप्सिलॉन आर, इट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ मीडियम बिटवीन देम इन इट, और टू द रेशियो टू द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो मीडियम। मतलब जब वैक्यूम है दोनों प्लेट्स के दरमियान में और जब दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम है, तो मीडियम और वैक्यूम की आपस में रेशियो, कैपेसिटेंस की रेशियो, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर। तो यहाँ तक आपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। जो हमने मेन गोल अचीव करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया था कि कैपेसिटेंस हमने निकालनी थी ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर कि विदाउट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हम उसको फाइंड आउट कर सकें, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ए दोनों प्लेट्स का आमने सामने का एरिया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और डी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन। नेक्स्ट रहेगी जी आखिरी बात, इस टॉपिक को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। तो टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस अगर वो टॉपिक आता है तो वो तो शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है, या कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन या फिर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन और 1 फैरेड की डेफिनेशन, तो वो आपने लिखनी है। हाँ, कैपेसिटर्स को सबसे पहले जो बनाया, डिवाइस किया था, बनाने वाले थे, देयर वाज माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कॉन्सेप्ट दिया, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के रहने वाले, ब्रिटिश, और इन्होंने जो सबसे पहला कैपेसिटर बनाया था दैट वाज इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। वो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं था, वो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, जो आपने 10th क्लास में गालिबन उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन के ऊपर, जो दूसरा हिस्सा है इस टॉपिक का, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चे सीधा इस प्रूफ से शुरू करते हैं या इसी टॉपिक से। तो आपने सबसे पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, इनको एक्सप्लेन करेंगे तो ये आगे आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। डायग्राम मस्ट बनाएं, तो सबसे पहले आप इन दोनों को एक्सप्लेन करें, फिर ये प्रूफ स्टार्ट करने से पहले डायग्राम बनाएं और इस इक्वेशन की बैकग्राउंड दें, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, और फिर आगे स्टार्ट करें जैसे मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में किया था, एंड सो ऑन। इसको फिर आपने कंप्लीट करना है और लास्ट टिल द लास्ट इक्वेशन इसको डिफाइन करना है। बुक पे ये डिफाइन की गई है, वेरी लास्ट इस टॉपिक के बिल्कुल एंड पे वो ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखी थी। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक जी, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस और साथ कैपेसिटर